स्टूडेंट्स विल स्टार्ट द न्यू टॉपिक सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन। अब सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन होता क्या है इसके बारे में स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या बोलेंगे बेटा कि देखो आपके पास सेकंड लॉ ऑफ मोशंस, सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन दोनों चीजें सेम ही। तो सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन होता क्या है कि जो फोर्स होता है, ये मैंने क्या लिखा है बेटा आपके पास में, फोर्स। ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। देखो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा, द रेट of change of momentum the rate of change of momentum की क्या होता है बेटा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब फोर्स को आप किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटा, एफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्लियर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जब साइन हटेगा तो उस कंडीशंस में क्या आ जाएगी, आपके पास एक इक्वल्स टू के साथ में आपके पास क्या आता है, कांस्टेंट जिसका मैंने नाम लिखा है बेटा के। तो F इज इक्वल्स टू के और साथ में आप क्या लिख सकते हैं बेटा, एज इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम एज इट इज लिख सकते हैं बेटा आप लोग। क्लियर। स्टेटमेंट बाद में समझाएंगे आपके पास, ठीक है। तो या तो आप ऐसे लिख सकते हैं, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ द चेंज ऑफ मोमेंटम इज नोन एज लॉ ऑफ न्यूटन। अगर आप चाहें तो इसका स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर मैं स्टेटमेंट लिखना चाहूं तो उस कंडीशंस पे क्या लिखेंगे बेटा, स्टेटमेंट देखिए बेटा, द चेंज इन मोमेंटम। अगर मैं स्टेटमेंट लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम भी लिख सकते हैं बेटा और मोमेंटम भी लिख सकते हैं। लीनियर मोमेंटम, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी, यानी कोई भी बॉडी है उसकी में चेंजेस हो रहे हैं, उसके मोमेंटम में क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहे हैं। ये जो मोमेंटम में चेंजेस होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the external force applied on the body, and this change take place always in the directions of the applied force, ये इसका एक सिंपल सा स्टेटमेंट हो गया कि जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के डायरेक्टली क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर। यहां पर सिचुएशन क्या बोला है, देखिए बेटा, देखो, टू द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी एंड दिस चेंजेस टेक प्लेस ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। सपोज इसको समझने के लिए क्या करते हैं बेटा, एक थोड़ा सा छोटा सा सिंपल सा इंट्रोड्यूस करते हैं एक एग्जांपल। सपोज कोई बॉडी है, ये बॉडी है आपके पास में, इस बॉडी का मास आपने बोला है m है। सपोज आपने क्या बोल दिया, m, और u इसकी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। मैंने यहां लिख दिया इसको इनिशियल वेलोसिटी। क्लियर। अब सपोज मैंने इस पर F फोर्स अप्लाई किया, ठीक है। तो आप ऐसा मान सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल सिचुएशन क्या है, E। अब ए से ये कहां पर पहुंच चुका है बेटा, ये बी पोजीशन पे। इट इज डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी ए टू बी। क्लियर। या ए से बी की तरफ क्या हुआ, इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ। मास में तो कोई चेंजेस नहीं आएगा, बट वेलोसिटी क्या होगी, चेंज हो जाएगी। सपोज इस टाइम पीरियड में फाइनल वेलोसिटी कितनी है, v, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। क्लियर।
तो ये सिचुएशंस कब क्रिएट हुई, जब आपने फोर्स अप्लाई किया। सपोज इस टाइम पीरियड में अगर मैं मोमेंटम निकालता हूं इसका, तो मोमेंटम क्या होगा, इनिशियल मोमेंटम को मैंने क्या लिखा है बेटा, फर्स्ट। इसका मीनिंग क्या होगा, मोमेंटम का मतलब क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या है, u। एज इट इज सेकंड सिचुएशन में मोमेंटम कितना होगा, p2। p2 इज इक्वल टू कितना होगा, m, और वेलोसिटी कितनी है, v। तो देखिए p1 और p2 ये इनिशियल मोमेंटम है, आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं इनिशियल मोमेंटम। ये आपके पास हो गया इनिशियल मोमेंटम। एज इट इज इससे आपके लिख सकते हैं बेटा फाइनल मोमेंटम। ये फाइनल मोमेंटम है आफ्टर द आफ्टर द अप्लाइड फोर्स। ठीक है, अप्लाइड फोर्स के जस्ट बाद में उसका मोमेंटम कितना हो चुका है बेटा, p2, जिसको आपने लिखा है m इंटू ऑफ v। तो इससे मीनिंग क्या निकला है, देखिए बेटा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब लीनियर मोमेंटम में चेंजेस आ रहे हैं, p1 था, बाद में कितना हो गया, p2 हो गया। सपोज यहां से यहां तक कितना टाइम लगा, वो भी आपने कंसिडर कर दिया। टाइम इज इक्वल्स टू मैंने ले लिया बेटा के टी। टी समय के बाद में इसका मोमेंटम चेंज हो रहा है, p1 से कितना हो गया, p2 हो गया। तो इससे मीनिंग ये निकल रहा है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स ऑन द बॉडी। क्लियर। तो इस सिचुएशन से तो ये क्लियर होता है कि ये जो गिवन है आपके पास में, उससे स्टेटमेंट आपने ये डिजाइन कर लिया। क्लियर। अब आपको इसको सॉल्व आउट करना है, किस तरीके से इसको सॉल्यूशन करेंगे उसके बारे में आपको स्टडी अप करना है। ठीक है, तो आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट सिचुएशंस में स्टडी कर रहा हूं, इसी को आप एक्सटेंड कर रहे हैं बेटा। ठीक है, एक्सटेंड कैसे करेंगे, देखिए इस वाले पॉइंट को कंसीडर करके चलना है आपको। ठीक है, तो ये आपने लिखा है f इज इक्वल्स टू k, तो ये आपके पास हो गया k। और यहां लिख सकते हैं बेटा द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। क्लियर, मैंने एज इट इज एक बार लिख दिया, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम वेयर k इज इक्वल्स टू क्या होगा बेटा 1, जिसे मैंने लिख दिया कांस्टेंट। इट मींस कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है आपके पास में 1। क्लियर, ऐसा आपने कंसीडर कर लिया। तो बचा आपके पास क्या है, f इज इक्वल्स टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। क्लियर। अब जब भी द रेट लिखा हुआ है तो मैंने हमेशा आपको क्या बोला है, टाइम से डिवाइड कर दीजिए। तो आपके पास बचा क्या, चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, चेंज इन मोमेंटम अपॉन में आपके पास क्या आ गया, टाइम। जब भी द रेट आए तो टाइम से डिवाइड कर दीजिए। तो f इज इक्वल्स टू आपके पास क्या है, चेंज इन मोमेंटम का मतलब क्या है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। क्लियर। और अपॉन में आपके पास क्या लिख दिया आपने, टाइम। तो ये मैंने लिख दिया टाइम। अब आप फाइनल मोमेंटम आपके पास क्या था, p2 फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम क्या था, p1, और टाइम आपने कैलकुलेट किया है t। तो f इज इक्वल्स टू p2 की वैल्यू कितनी है बेटा आपके पास पे m, v इनिशियल वैल्यू यानी कि इनिशियल मोमेंटम आपके पास क्या हुआ, m ऑफ u अपॉन आपके पास टाइम। इस वैल्यू में से m कॉमन निकाल सकते हैं, तो m v माइनस u अपॉन आपके पास आ गया t। इसको इक्वेशन नंबर लिख दिया आपने ऊपर। क्लियर। अब आप थोड़ा सा कैलकुलेट और करेंगे। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हैं, वी नो दैट फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आपके पास क्या था, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आपके पास था बेटा v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो यहां कैलकुलेट क्या होगा, v माइनस यू अपॉन टी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a। इक्वेशन नंबर 2। तो v माइनस यू अपॉन टी को आपके लिख सकते हैं, a लिख सकते हैं। तो आप क्या लिखेंगे बेटा, फ्रॉम इक्वेशंस
फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2, आपके पास क्या होगा, F इज इक्वल्स टू M इंटू ऑफ E। तो ये आपके पास क्या कैलकुलेट हुआ, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। आप इसे क्या बोलेंगे बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, ये आपके पास हो। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स आपके पास कंसीडर हो चुका है। अब कितना मैग्नीट्यूड अप्लाइड होगा उसके बारे में स्टडी करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके माइंड में क्या सिचुएशन क्रिएट होनी चाहिए कि सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन हमेशा किसको शो करता है, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स को रिप्रेजेंट करता है, या मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स को क्या करेगा, वो प्रोड्यूस करता है। क्लियर? ओके बेटा, आई होप ये आपको टॉपिक समझ में आया होगा बेटा।